हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 126 क्लिफन जैसी ही वंश की निगाहें सामने पड़ी, उसके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि सामने कृतिका बेहोश पड़ी थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। ये देखकर तो वंश की सांसें ही रुक सी गई। एम्बुलेंस आ चुकी थी, पर वंश ने वेट न करते हुए कृतिका को तुरंत अपनी गोद में उठाया और अपनी कार की बैक सीट में सुलाकर हॉस्पिटल की तरफ कार दौड़ा दी। कृतिका के माथे से अभी भी खून बह रहा था। अब आगे वंश के लिए हॉस्पिटल के 20 मिनट का रास्ता मीलों का लग रहा था। उसके जहन में कृतिका को खोने का डर गहराता जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने उसे अपनी गोद में उठाया और स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने लगे। वंश ने डॉक्टर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए डॉक्टर्स की टीम पहले ही रेडी थी। वंश इमरजेंसी रूम के अंदर जाने को हुआ तो डॉक्टर ने उसे हम्बली रोक दिया। वंश वहीं बाहर खड़ा रह गया। उसकी व्हाइट शर्ट पर कृतिका के खून के गहरे लाल धब्बे लग चुके थे, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि कृतिका का कितना ब्लड लॉस हुआ है। साथ ही वंश की कार की बैक सीट में भी खून के निशान रह गए थे। वंश कृतिका के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे आदित्य का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया। आदित्य ने उसे किसी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल किया था, पर वंश की आवाज से ही पहचान गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने वंश से अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, वंश इज एवरीथिंग ऑलराइट? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य के इस तरह पूछने पर वंश थोड़ी देर तक तो चुप रहा। फिर उसके दोबारा पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। उसे सुनकर आदित्य भी टेंशन में आ गया। उसे कृतिका की फिक्र होने लगी। उसने वंश को पेशेंस रखने को कहा और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वंश टेंशन में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स ने उसे कृतिका की कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ईशा अपनी दादी माँ के चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। जैसी ही उसकी निगाहें वंश पर पड़ी, वो उसकी तरफ आई। उसने वंश की शर्ट में खून के धब्बे देखे तो उसे टेंशन हो गई कि आखिर किसको क्या हो गया। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने वंश की तरफ देखकर कहा, हाय वंश, इज एवरीथिंग ऑलराइट? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम हॉस्पिटल में? वंश के चेहरे पर इस वक्त चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। उसने ईशा को सब बता दिया, जिससे ईशा भी टेंशन में आ गई। उसने वंश को सांत्वना देते हुए कहा, वंश तुम पेशेंस रखो, कुछ नहीं होगा कृतिका को। तभी नंदिनी दादी माँ वहाँ आ जाती है। ईशा उन्हें समझा बुझाकर घर वापस भेज देती है और खुद वंश के पास रुक जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आकर वंश से बोली, मिस्टर सिन्हानिया ... मिसेस सिन्हानिया का काफी ब्लड लॉस हो चुका है और उनके ब्लड ग्रुप की कुछ ही यूनिट्स हमारे ब्लड बैंक में मौजूद है। वंश थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि कृतिका का कोई रेयर ब्लड ग्रुप नहीं था, पर फिर भी आज ब्लड बैंक में उसके ब्लड ग्रुप के ब्लड यूनिट की कमी थी। ईशा ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर कृतिका का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ... डॉक्टर O+। ईशा, ग्रेट। डॉक्टर आप मुझसे ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम है। डॉक्टर ईशा को लेकर उनके साथ जाने लगी। थोड़ी ही देर में आदित्य भी हॉस्पिटल पहुंच गया। जैसे ही उसकी निगाहें वंश की शर्ट पर पड़ी, वह समझ गया कि एक्सीडेंट बड़ा है। वह वंश के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वंश तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य वंश की तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कृतिका को खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। आदित्य ने आज तक वंश को किसी के लिए इतना परेशान और इतनी फिक्र करते हुए नहीं देखा था, पर वह वंश के जज्बात समझ सकता था, क्योंकि वो भी तो सेम ही बोट पर था। दीक्षा के आने से पहले उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि किसी दिन वह खुद से भी ज्यादा किसी और की फिक्र करेगा। आज वंश की आंखों में कृतिका के लिए उसका प्यार साफ साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद ईशा भी ब्लड देकर वापस आ गई। आदित्य ईशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम ... ईशा ने उसे सब बता दिया। तीनों अब डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। आदित्य यहाँ आने से पहले दीक्षा को भी लाने की सोच रहा था, पर यहाँ की सीरियसनेस को देखते हुए उसे दीक्षा को यहाँ न लाने का डिसीजन ही सही लग रहा था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आ गए। उसे देखकर वंश छत से उसकी तरफ जाते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर? ... अब मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर के फेस पर मिले जुले एक्सप्रेशन थे।
उन्हें इस तरह देखकर वंश का दिल बहुत घबरा रहा था। डॉक्टर ने वंश की तरफ देखकर कहा, देखिए मिस्टर सिन्हानिया, मिसेस सिन्हानिया का ऑलरेडी काफी ब्लड लॉस हो चुका है। एक्सीडेंट बहुत मेजर था। वो तो अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर इन्हें हॉस्पिटल ले आए, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर का इतना कहना था कि वंश को एकदम से गुस्सा आ गया। उसने डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से दांत पीस कर कहा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मेरी वाइफ के साथ क्या हो सकता था और क्या नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। बताए वो अब कैसी है, और एक बात, मुझे वो हर हाल में सही सलामत चाहिए। समझ गए आप? वंश के इस तरह कहने से उस डॉक्टर के डर के मारे पसीने छूटने लगे। आदित्य सामने आकर वंश को रिलैक्स करता है। ईशा डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर अब मिसेस सिन्हानिया की कंडीशन कैसी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉक्टर, देखिए मिस, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगले 24 घंटों में उनका होश में आना जरूरी है, वरना वो कोमा में भी जा सकती है। ये बोलते हुए वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगा। ये सुनकर तो जैसे वंश की दुनिया ही उजड़ गई। उसके आंखों से यकायक आंसू की एक बूंद निकलकर उसके गालों पर गिर गई। इतने सालों तक साथ में काम करने के बावजूद भी आदित्य ने आज वंश को इस तरह से टूटते हुए देखा था। उसने वंश को संभालते हुए उसे वेटिंग चेयर पर बिठा दिया। कृतिका को इमरजेंसी रूम से वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वंश की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी वाइफी को इस हालत में देखने की, पर फिर भी उसने अपने आप को मजबूत किया और उस वीआईपी वार्ड की तरफ जाने लगा। वह अंदर आकर कृतिका के बगल में बैठ गया। उसके माथे पर पट्टी लगी हुई थी। वह मशीनों के ऑब्जर्वेशन में रखी गई थी। कृतिका का चेहरा इस वक्त बिल्कुल बेजान नजर आ रहा था। वंश ने आहिस्ते से कृतिका की गालों को सहलाया, फिर आहिस्ते से उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे चूमते हुए बोला, वाइफी प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस यू, अब मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वह कृतिका के माथे की तरफ झुककर उसे आहिस्ते से किस कर लेता है, जिससे वंश के आंखों से निकली आंसू की बूंदें कृतिका के गालों पर आ जाती है। वह उसे निहारते हुए बोला, वाइफी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, बस एक बार वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। वंश की आंखें एकटक कृतिका को ही निहार रही थी। आज अपनी कृतिका को इस हालत में देखकर वंश को कितनी तकलीफ हो रही थी, ये सिर्फ वही जानता था। इतने सालों बाद तो उसकी जिंदगी में कोई ऐसी आई थी जो उससे प्यार करती थी, उसकी फिक्र करती थी और उसे समझती भी थी। इतने वक्त बाद उसने अपनी लाइफ में किसी के प्यार को महसूस किया था, पर आज वही प्यार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। वंश कहीं न कहीं इसकी वजह खुद को ही मान रहा था। न तो वह कृतिका से अपनी फीलिंग्स छिपाता, न ही वो उससे नाराज होती, और न ही आज वह इस तरह हॉस्पिटल बेड में पड़ी होती। ये सब सोचते हुए वंश एक गिल्ट से भर आया। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज वाइफी, प्लीज वापस आ जाओ। अपने वंश के लिए वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेइंतहान प्यार करती हो, और उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। प्लीज अपने इस प्यार के खातिर तुम वापस आ जाओ। आदित्य और ईशा कैबिन में बैठे हुए थे। तभी उस कैबिन का डोर खुलता है। सामने शीतल जी होती है और उनकी बगल में दीक्षा थी। दीक्षा की शक्ल देखकर आदित्य समझ गया था कि उसे अपनी दी के बारे में पता चल चुका है। आदित्य दीक्षा के पास गया। दीक्षा उसके पास आकर अपनी भारी आवाज में बोली, कैसी है मेरी दी? क्वेश्चन मार्क। ये बोलते हुए दीक्षा की आंखों के आंसू गिरने को हो गए। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा, पर उसके पास दीक्षा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह कृतिका की कंडीशन के बारे में अच्छे से जान रहा था। अगर उसने डॉक्टर की कही बातें दीक्षा को बता दी तो उसका दिल पूरी तरह से टूट सकता था, और आदित्य दीक्षा को इस तरह नहीं देखना चाहता था। जब दीक्षा को आदित्य का जवाब नहीं आया तो वह आदित्य के कंधे को पकड़ते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, आदि, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बोलते हुए दीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगी, क्योंकि वह अपनी दी से बहुत प्यार करती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि उसकी दी को जरा सी भी खरोंच आए। आदित्य दीक्षा के आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूमकर उसे गले लगाते हुआ बोला, रिलैक्स वाइफी, सब ठीक हो जाएगा। दीक्षा भी इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी।
उसने आदित्य को कसकर पकड़ लिया। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके सिर को आहिस्ते से चूम लिया। तभी वंश भी उस कैबिन में एंटर करता है। वह आज बिल्कुल हारा सा महसूस कर रहा था। वह कृतिका की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। दीक्षा ने वंश की शर्ट पर खून देखे तो उसके आंसू एकदम से बहने लगी। उसने रोते हुए एक नजर आदित्य को देखा। आदि खून, जीजू की शर्ट पर खून है, मेरी दी। इतना कहकर वह रोने लगी तो आदित्य ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, चुप हो जाओ बच्चा। ... कुछ नहीं होगा तुम्हारी दी को। दीक्षा को अपनी दी के लिए इस तरह रोते देख वंश की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। उसने किसी तरह खुद को संभाला। दीक्षा खुद को संभालते हुए वंश के पास गई और अपनी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीजू ... मेरी दी कैसी है वो, ठीक है ना मेरी दी? प्रश्नवाचक चिन्ह। वंश अपनी भरी आवाज में बोला, दीक्षा, सब मेरी वजह से हो गया। तुम्हारी दी आज मेरी वजह से इस हालत में है। ये बोलते हुए वंश बहुत इमोशनल हो गया था। शीतल दादी माँ वंश के पास आई और आदित्य, दीक्षा और ईशा को लेकर बाहर चला गया। आदित्य और दीक्षा कृतिका के वार्ड में चले गए। ईशा वार्ड के अंदर सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं आदित्य दीक्षा को लेकर कृतिका के पास बैठ गया। दीक्षा आस भरी निगाहों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि प्लीज बताए ना डॉक्टर ने क्या कहा है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं जानती हूँ आपको सब पता है, प्लीज बताए ना, मुझे अपनी दी की बहुत फिक्र हो रही है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य ने बात टालने की कोशिश की तो वह ईशा के पास चली गई और ईशा को हक करके बोली, प्लीज दी आप बता दीजिए। ईशा ने भी पहले तो बात टालने की कोशिश की पर आखिर में उसे दीक्षा को बताना पड़ा। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा देखो ... मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी दी को, हमारी कृतिका को कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपने आंसुओं से भरी आंखों से ईशा की तरफ देखते हुए बोली, दी आप सच बताए। ... क्वेश्चन मार्क। ईशा ने एक नजर आदित्य को देखा और दीक्षा के गालों को सहलाते हुए बोली, बच्चा ... अगर अगले 24 घंटे में कृतिका को होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती है। ईशा ने इतना ही कहा था कि दीक्षा जोर से चीखी, नहीं ... ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आदित्य छत से दीक्षा के पास आ गया और उसे संभालते हुए बोला, दीक्षा प्लीज हिम्मत रखो जान, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारी दी कैसे ठीक होंगी? उसे समझाते हुए आदित्य एक बार फिर उसे बाहों में कस लेता है। वह दीक्षा को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। दीक्षा आदित्य के सीने से लगे हुए कुछ देर तक यूं ही रोती है। आदित्य उसकी पीठ को रब करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब 127 वंश का कन्फेशन। आदित्य छत से दीक्षा के पास आ गया और उसे संभालते हुए बोला, दीक्षा ... प्लीज हिम्मत रखो जान, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारी दी कैसे ठीक होंगी? उसे समझाते हुए आदित्य एक बार फिर उसे बाहों में कस लेता है। वह दीक्षा को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। दीक्षा आदित्य के सीने से लगे हुए कुछ देर तक यूं ही रोती है। आदित्य उसकी पीठ को रब करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब आगे कैबिन में वंश शीतल दादी माँ को देखकर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाया। शीतल जी उसे सोफे पर बिठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा सब ठीक हो जाएगा, हम ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। वंश ने अपने आंखों में आंसू लेकर शीतल जी को हक कर लिया और अपने आंखों में आंसू लेकर बोला, दादी माँ सब मेरी वजह से हो गया। मैंने उसे नाराज कर दिया है इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। शीतल जी वंश के सिर को ऐसे ही प्यार से सहलाती रही। आज वंश अपनी दादी माँ के बाद पहली बार किसी के लिए इस तरह से रो रहा था। शीतल जी समझ रही थी कि ये वंश का कृतिका के लिए प्यार है जो उसे इस हालत में नहीं देख पा रहा है। जब वंश थोड़ा शांत हो गया तो शीतल जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आपको पता है कुछ दिन पहले जब दीक्षा को गोली लगी थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो आपके बॉस की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी अभी आपकी है। मैंने उन्हें बस इतना कहा था कि क्या वो अपनी दीक्षा से प्यार करते हैं, अगर हाँ तो वे दिल से उन्हें अपने पास बुला लें, वो जरूर आएंगी। और हुआ भी वैसा ही। वंश अपनी आस भरी आंखों से शीतल जी को देख रहा था। शीतल जी उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेटा आशा है आपको समझ आ गया होगा हम कहना क्या चाहते हैं।
वंश ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछकर कृतिका के वार्ड की तरफ तुरंत चला गया। आदित्य, दीक्षा और ईशा जो कि वहाँ पर मौजूद थे, वंश के आते ही वे वहाँ से बाहर चले गए। आदित्य ने ईशा को समझाकर घर वापस भेज दिया, क्योंकि वह काफी देर से वहाँ बैठी हुई थी। वह जाने को रेडी नहीं थी, पर फिर भी आदित्य ने उसे घर जाने को कहा। कृतिका अभी भी हॉस्पिटल बेड पर बेजान सी पड़ी थी। वह मशीनों के ऑब्जर्वेशन में रखी गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वंश ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह कृतिका को इस हालत में देखेगा। उसने तो कृतिका के चेहरे पर हमेशा स्माइल ही देखी थी। वह उसके करीब आया और आहिस्ते से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें चूम लिया। वह अपनी भरी आंखों से कृतिका के बेजान चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ देने वाला और तुम्हें इस हालत में पहुँचाने वाला भी मैं ही हूँ, पर क्या तुम एक बार भी अपने वंश की बात नहीं मानोगी? वाइफी, तुम्हें फिर से मुस्कुराता हुआ देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी आने नहीं दूंगा। प्लीज वाइफी, बस एक बार अपने वंश की बात मान लो। ये बोलकर वह कृतिका के होठों की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके होठों को चूम लेता है और उसके कानों के पास जाकर धीरे से बोला, आई लव यू वाइफी ... आई लव यू सो मच। यही सुनना चाहती थी ना तुम जान। अब तो मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अब प्लीज तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओ। कृतिका की बॉडी में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। शायद वंश ने अपनी फीलिंग्स बयां करने में बहुत देर कर दी थी। ये सोचकर ही वंश के दिल में एक टीसी उठ रही थी। उसने कृतिका को ध्यान से हग कर लिया ताकि वह उसे हट न कर दे। वंश अपने आंखों में आंसू लिए उसे हग किए हुए ही बोला, वाइफी, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। प्लीज अपने वंश को यूं अकेला मत छोड़ो। ये बोलते हुए उसने कृतिका के माथे को चूम लिया। आंसू की बूंदें वंश की आंखों से होते हुए कृतिका की पलकों पर गिर रही थी, पर उसकी बॉडी में दूर दूर तक कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही थी। उसे ऐसे देखकर वंश का दिल 1000 टुकड़ों में बंट रहा था। उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला। अब उसे कृतिका की आदत लग चुकी थी। उसके बगैर वह अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता था। कृतिका उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। आदित्य शीतल दादी माँ के पास गया। वह उन्हें भी समझाते हुए बोला, दादी, आपको भी घर के लिए निकलना चाहिए। आप ज्यादा देर तक ऐसे ही बैठेगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शीतल जी, बेटा, हम वंश को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते। शीतल जी के लिए जैसे आदित्य था वैसे ही वंश भी। वह वंश को भी अपना पोता मानती थी। आदित्य उन्हें समझाते हुए बोला, दादी माँ, मैं यही वंश के साथ हूँ, इसलिए आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए। आखिर में आदित्य के आगे दादी माँ को झुकना पड़ा। वे कार के पास आकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गयी। अब हॉस्पिटल में आदित्य, दीक्षा और वंश रह गए। दीक्षा ने जब से अपनी दी के एक्सीडेंट की न्यूज सुनी थी, तब से उसकी हालत खराब हो गई थी। इस चक्कर में उसने अपना लंच भी स्किप कर दिया था। आदित्य को इसकी खबर थी। उसने एक नजर दीक्षा की तरफ देखा और कहा, वाइफी, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। पर दीक्षा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब तक मेरी दी होश में नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आदित्य उसे समझाने के लिए कुछ बोलता, इससे पहले वंश वहां आ गया और दीक्षा को समझाते हुए बोला, बॉस ठीक बोल रहे हैं दीक्षा, तुम्हें इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। जाओ, जाकर कुछ खा लो, तुम्हारी दी के पास मैं हूँ। आदित्य वंश के दर्द को अच्छी तरह समझ सकता था। वह महसूस कर पा रहा था कि इस वक्त वंश के दिल में क्या गुजर रही होगी। दीक्षा वंश के सामने खड़ी हो गई और अपनी भरी आंखों से वंश की तरफ देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप फिक्र मत कीजिए जीजू, कुछ नहीं होगा दी को, मेरी दी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वंश दीक्षा की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हम सही कहा आपने, आपकी दी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आदित्य ने वंश के कंधे पर हाथ रखा और दीक्षा को लेकर वहां से एक रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद आदित्य और दीक्षा एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट एरिया में थे। दीक्षा के सामने आज टेस्टी टेस्टी डिशेस सजे हुए थे, पर वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। आदित्य को पता था कि यही होने वाला है, इसलिए उसने प्लेट में से पहली बाइट ली और दीक्षा को खिलाते हुए उसके माथे को चूम लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा ने उसे हक कर लिया और आदित्य के हाथों से खाने लगी। दीक्षा भी आदित्य को खिलाने लगी, क्योंकि लंच तो उसने भी स्किप कर दिया था।
थोड़ी देर बाद उन्होंने लंच फिनिश कर लिया और वंश के लिए लंच पैक करवा कर वापस से होटल के लिए निकल गए। वे दोनों सीधे कृतिका के वीआईपी वार्ड की तरफ चले गए, जहां वंश सोफे पर बैठकर एकटक कृतिका को ही देख रहा था। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका ध्यान टूटा। आदित्य वंश को वो लंच बॉक्स देते हुए बोला, वंश जाकर लंच कर लो, इतनी देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। पर वंश ने आदित्य को हम्बली मना करते हुए कहा, बॉस मुझे भूख नहीं है। दीक्षा वंश की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोली, जीजू आपके लिए भूखे रहने से आपकी वाइफ जल्दी ठीक नहीं हो जाएगी, और वैसे भी अगर होश आने के बाद जब मेरी दी को ये पता चलेगा कि आपकी खाना न खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं। आप जानते हैं ना आपकी वाइफी कितनी खूंखार है। दीक्षा के इस तरह से समझाने से वंश के फेस पर हल्की सी ही मगर स्माइल आ गई, क्योंकि दीक्षा सही तो कह रही थी, उसकी वाइफी खूंखार तो थी, जिसका पता उसे उसके ड्रिंक करने बाद चल गया था। उसने लंच बॉक्स ले लिया और लंच करने लगा। इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो गई, पर कृतिका की हालत में कोई सुधार नहीं था। वंश का दिल बढ़ते वक्त के साथ ही घबरा रहा था। वह कृतिका को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। शाम के 7 बज चुके थे। डॉक्टर ने किसी एक को ही कृतिका के पास रुकने को कहा था। जाहिर सी बात थी, वंश ही रुकने वाला था। वंश आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आई थिंक अब आप दोनों को घर निकलना चाहिए। आदित्य ने एक नजर दीक्षा की तरफ देखा जो नमे सिर हिला रही थी। वह अपनी दी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। आदित्य ने दीक्षा को समझाया, जिससे वह घर जाने के लिए मान गई। आदित्य ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, कृतिका को जैसे ही होश आ जाए इन्फॉर्म कर देना। अगर कोई इमरजेंसी हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ... अपना ख्याल रखना। वंश आदित्य की तरफ देखते हुए यस बॉस कहता है। फिर आदित्य दीक्षा को लेकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाता है। वंश कृतिका के वार्ड की तरफ चला जाता है। वह अपनी भीगी पलकों से जी भरकर अपनी वाइफी को देखने लगता है। डॉक्टर के 24 घंटे बस कुछ ही घंटों में पूरे होने वाले थे, पर कृतिका की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी। वंश अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी उसे अपनी दादी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी चाहिए हो तो तुम ऊपर वाले से मांगो, वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। बस शर्त ये है कि तुम्हारी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। पर उस वक्त वंश बहुत छोटा था, उसे दादी माँ की कही ये बात समझ नहीं आई थी। वंश का भगवान पर यकीन भी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में शुरुआत से ही बहुत स्ट्रगल देखा था। ऐसे में एक 5 साल के बच्चे के जहन में ये बैठ गया कि अगर भगवान सच में होते तो वो इन तकलीफों से गुजरता नहीं। पर आज उसे अपनी दादी माँ की कही बातें रिमाइंड हो रही थी और शायद इस वक्त वंश को भगवान की दुआओं की ही जरूरत थी। वह वहीं हॉस्पिटल के पास एक मंदिर में गया। पूरी श्रद्धा के साथ उसने भगवान के सामने अपने हाथ जोड़े। आज से पहले वंश कभी खुद से मंदिर नहीं गया था, न ही कभी भगवान पर विश्वास किया था, पर आज अपनी कृतिका के लिए मंदिर गया था, वह भी अपने मन से। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, ये सच है कि मैं अपने मन से कभी आपके पास नहीं आया, मुझे आप पर यकीन भी नहीं था, पर आज अपनी कृतिका के लिए आपके पास आया हूँ। आई होप आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। मैं अपनी कृतिका को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आपने उसे ठीक नहीं किया तो मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। ये बोलकर वंश ने मंदिर की घंटी बजाई और वहां रखा सिंदूर का डिब्बा अपने हाथों में ले लिया। आदित्य कार ड्राइव कर रहा था। दीक्षा का चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और दीक्षा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। दीक्षा ने एक नजर आदित्य को देखा और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। आदित्य कार ड्राइव करते हुए आहिस्ते से झुककर दीक्षा के सिर पर किस कर लिया। वे दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि तभी आदित्य को कुछ अजीब सा लगा। उसने किसी को कॉल किया और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही आदित्य के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गए। उसने मल्होत्रा हाउस पहुंचने का अपना रूट चेंज कर दिया और कृतिका के वार्ड के चारों तरफ अपनी सिक्योरिटी भी टाइट करवा दी। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दीक्षा आदित्य के सख्त हो चुके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आदि क्या हुआ? ... सब ठीक है ना? और हमने मल्होत्रा हाउस जाने के लिए दूसरा रास्ता क्यों लिया? क्योंकि ये हमारे पहले वाले रास्ते से अलग है। आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नो क्वेश्चंस, अभी शांत रहो। हम
घर पहुंचकर सब बताता हूँ। दीक्षा ने भी समझदारी से काम लेते हुए आदित्य से कुछ नहीं पूछा और आहिस्ते से अपना सिर हिला दिया। आदित्य उसके सिर पर किस करते हुए बोला, गुड गर्ल, CH-128 शिकायतन। आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नो क्वेश्चंस, ... अभी शांत रहो, हम घर पहुंचकर सब बताता हूँ। दीक्षा ने भी समझदारी से काम लेते हुए आदित्य से कुछ नहीं पूछा और आहिस्ते से अपना सिर हिला दिया। आदित्य उसके सिर पर किस करते हुए बोला, गुड गर्ल, ... अब आगे वंश कृतिका के वार्ड में वापस आ गया। वह अभी भी बिल्कुल वैसी ही बेजान पड़ी थी। वंश उसके पास गया और आहिस्ते से झुककर उसके माथे को चूम लिया। फिर सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लेकर उसकी मांग भर दी। फिर कृतिका के गालों को अपने हाथों में लेकर अपनी भरी आंखों से बोला, वाइफी अब बस भी करो। अगर तुम नहीं तो वंश का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं जीना नहीं चाहता। वंश ने इतना ही कहा था कि कृतिका की बॉडी में हलचल होनी स्टार्ट हो गई। वहाँ पर लगी मशीनें साउंड करने लगी। वंश ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कृतिका को चेक किया। फिर वंश की तरफ देखते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिन्हानिया, मिसेस सिन्हानिया अब खतरे से बाहर है और कुछ ही समय में इन्हें होश आ सकता है। डॉक्टर ने शायद वंश को उसकी लाइफ की सबसे अच्छी खबर सुनाई थी। कृतिका को चेक करने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। वंश कृतिका के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूमने लगा। वह कृतिका के पास यूं ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कृतिका ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वह बेहद कमजोर नजर आ रही थी। वंश आंखें बंद किए हुए कृतिका के पास ही बैठा था। कृतिका के सिर में दर्द हो रहा था, जो कि उस चोट की वजह से ही था। उसने अपने आप को पूरा जोर देकर अपनी टूटी हुई आवाज में वंश का नाम लिया, वंश ... उसका इतना कहना था कि वंश ने अपनी आंखें खोल ली। जैसे कृतिका की आंखें खुली देखी, वंश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे किस करने लगा। फिर कृतिका के चेहरे की तरफ झुककर उसके पूरे चेहरे को किस कर लिया। उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, थैंक यू वाइफी ... थैंक यू वापस आने के लिए। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, वंश मुझे क्या हुआ था? ... वंश उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं वाइफी, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारा, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। एक्सीडेंट से कृतिका को याद आया कि वह वंश से नाराज थी, इसलिए उसने खाना नहीं खाया था। उसे अपनी तबीयत खराब लगी थी, इसलिए वह ऑटो लेकर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई थी। पर घर पहुंचने से पहले ही उसके ऑटो और एक कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। कार बहुत स्पीड में थी, इसलिए बुरी तरह डैमेज हो गई थी। कृतिका को याद आया कि वह वंश से किस वजह से नाराज थी, तो उसने वंश से अपना मुंह फेर लिया। कृतिका को खुद से यूं मुंह फेरते देख वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, कृतिका ... वाइफी क्या हुआ? तभी कृतिका को अपने सिर पर तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से एक आह निकल गई। वंश घबराया हुआ कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। कृतिका उससे मुंह फेरते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता है आपको मैं तकलीफ में रहूं या किसी दर्द में? इससे अच्छा तो मैं कभी वापस आती ही नहीं, एक्सीडेंट में ही... ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। कृतिका ने इतना ही कहा था कि वंश ने उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो... तुम्हें पता है तुम इस हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी। कितना डर गया था मैं। कृतिका अपने आंखों में आंसू लेकर बोली, क्यों डर गए थे आप? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस हो और तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तुम्हें खोने के डर से मेरी जान निकल गई थी। कृतिका भी वंश की तरफ देखकर गुस्से से बोली, क्यों डरते हैं आप मुझे खोने से? वैसे भी अगर मैं आपकी लाइफ में नहीं तो कोई और आ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से? कृतिका गुस्से में अपनी तकलीफ बयां कर रही थी। वंश भी गुस्से में बोला, जस्ट शट अप कृतिका, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ क्योंकि तुमसे बेइंतहान प्यार करता हूँ मैं, जितना मैंने कभी खुद से भी नहीं किया होगा। तुम जानती हो जैसे ही डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि अगर अगले 24 घंटों में तुम्हें होश नहीं आया तो तुम कोमा में जा सकती हो, मेरी दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। पिछले कुछ ही घंटों में मैं 1000 बार जिया भी हूँ और मरा भी हूँ।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर बैठता। वंश के शब्द सुनकर कृतिका उसकी तरफ एकटक देखने लगी। आखिर आज वंश की दिल की बातें उसकी जबान पर आ ही गई थी। कृतिका को ये तो पहले ही पता चल गया था कि वंश उससे प्यार करता है, पर वो उससे इसलिए नाराज थी कि अपने दिल की बात अपने जबान तक लाने में इतना टाइम क्यों ले रहा है। ऊपर से उस नियति कपाड़िया का वंश के आसपास चिपकना कृतिका के दिल को छलनी कर देता था, क्योंकि उसने खुद आज तक वंश को ठीक से हग नहीं किया होगा और वो नियति वंश से चिपकने की जुर्रत की थी। कृतिका ने तभी से उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। थोड़ी देर तक उस वार्ड में ही यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। कृतिका अपनी भरी आंखों के साथ वंश की गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आखिर आज आपके दिल की बात आपकी जबान तक आ ही गई। तब जाकर वंश को रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में कृतिका से अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर अब वह कृतिका से अपनी फीलिंग्स छिपाकर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अपनी फीलिंग्स छिपाने की भारी कीमत वो पहले ही अदा कर चुका है। इसलिए अब वह ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था जिससे कृतिका उससे दूर चली जाए। वह कृतिका के होठों की तरफ झुका और उसे किस करते हुए बोला, आई लव यू वाइफी ... आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें खोने से डरता था, ये सोचता था कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर चली ना जाओ। बस इसी डर से मैंने अब तक तुमसे अपनी फीलिंग्स छिपा कर रखी। ये बोलकर वह कृतिका की गालों को प्यार से सहलाने लगा। कृतिका अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, आप बहुत बुरे हो। पता है आपकी वजह से मैं इस हालत में हूँ। अगर आपने मुझसे अपनी फीलिंग्स पहले ही बता दी होती तो ये सब होता ही नहीं। वंश कृतिका के आंसुओं को प्यार से पोंछकर उसके माथे से अपना माथा छोड़कर बोला, आई नो वाइफी, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ और तुमसे वादा भी करता हूँ एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। ये बोलकर वह आहिस्ते से कृतिका के माथे को चूम लेता है। कृतिका वंश को एकटक देखती है, फिर उसकी नेक को पकड़कर अपने करीब कर उसके होठों को प्यार से चूमने लगती है। वंश अपनी वाइफी के इस स्टेप से शॉक्ड रह जाता है, साथ ही उसे बहुत खुशी भी मिलती है। वह भी कृतिका का साथ देने लगता है। थोड़ी देर बाद वंश को फील होता है कि कृतिका की सांसें भारी होने लगी है, पर फिर भी वह उसके होठों को छोड़ नहीं रही। ये महसूस करके वंश मन ही मन स्माइल करता है और कृतिका को धीरे से रिलीज करते हुए बोला, वाइफी, ये हमारा बेडरूम नहीं है, हम ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। वंश का ये कहना था कि कृतिका उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। वंश कृतिका को अपने सीने से लगाते हुए उसके सिर पर किस करके बोला, आई नो। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर वंश कृतिका को खुद से अलग कर बेड पर आराम से लेटा देता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी काफी वीक थी और डॉक्टर ने अपने बॉडी पर जोर देने से मना किया था। वंश कृतिका के गालों को सहलाते हुए बोला, मैं बॉस को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। दीक्षा तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो गई थी, वह तो तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाने के लिए रेडी भी नहीं हो रही थी। बॉस ने उन्हें जैसे तैसे समझाकर घर ले गए। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, वंश, मुझे अपनी प्रिंसेस को देखना है। वंश ने आदित्य को वीडियो कॉल किया। आदित्य उस वक्त बेड पर दीक्षा के पास बैठा हुआ था। उसने वंश का वीडियो कॉल देखा तो वह समझ गया था कि जरूर कृतिका को होश आ गया होगा। दीक्षा आदित्य के फोन पर वंश का वीडियो कॉल देखकर तुरंत उठा लेती है। अभी उसे वंश का चेहरा ही नजर आ रहा था। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीजू कैसी है मेरी दी ... प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या उन्हें होश आ गया? वंश कृतिका की तरफ दिखाते हुए बोला, लीजिए अपनी दी से बात कीजिए। दीक्षा अपनी दी को होश में देखकर खुशी से रोने लगी। दी, आपको पता है हम सब कितना डर गए थे। वंश जीजू तो आपको छोड़कर कहीं भी जाने को रेडी नहीं थे। इनफैक्ट वो तो खाना भी नहीं खा रहे थे। वो तो आदि ने इन्हें फोर्स किया, तब जाकर इन्होंने खाना खाया। वंश दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या साली साहिबा, आप भी तो अपनी दी की हालत देखकर खाने से मना कर रही थी ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा कृतिका की तरफ देखकर बोली, एक्चुअली असली जीजू सही कह रहे हैं। आपकी हालत ठीक नहीं थी तो मैं खाना कैसे खा सकती थी। आदित्य दीक्षा को हक किए हुए उसे कंसोल कर रहा था। कृतिका ने एक नजर वंश को देखा, फिर स्माइल करते हुए दीक्षा की तरफ देखकर बोली, प्रिंसेस, अब तुम्हारी दी बिल्कुल ठीक है। दीक्षा देख पा रही थी कि अभी भी उसकी दी की बॉडी में कितनी वीकनेस है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, दी, आप रेस्ट करो, हम कल मिलते हैं।
कृतिका ने हाँ में अपनी पलकें झपकाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए उसके सीने में खुद को छिपा लेती है। आदित्य उसकी पीठ को सहलाता है, उसके सिर पर प्यार से किस करने लगता है। थोड़ी देर तक ऐसे रहने के बाद आदित्य को जब दीक्षा की कोई हलचल महसूस नहीं होती तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता था उसकी दीक्षा सो चुकी है। वह दीक्षा को कंधे से पकड़कर उसके सोते हुए मासूम चेहरे को अपने सामने कर उसे निहारते हुए उसके होठों को चूम लेता है, पर इतने में उसका दिल नहीं भरता। वह दीक्षा के पूरे चेहरे पर किस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि दीक्षा किसी मासूम बच्चे की तरह बहुत ही क्यूट लग रही थी। आदित्य के इस तरह से किस करने पर दीक्षा नींद में ही कसमसाती है और किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के सीने में अपना सिर रख देती है। आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से उसे किस कर लेता है और दीक्षा को आहिस्ते से बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करते हुए अपना फोन निकालता है और दीक्षा के सोते हुए मासूम चेहरे की पिक्चर क्लिक कर लेता है। फिर स्माइल करता हुआ वहां से उठ जाता है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद कृतिका भी वंश की तरफ देखने लगती है। वह उसके दोनों गालों को अपने हाथ में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, खाना खाया आपने? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। वंश बस आहिस्ते से अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी वंश के पास आदित्य का कॉल आ गया। वह कृतिका के बेड से उठ बैठा और वहां से बाहर जाकर कॉल रिसीव करने लगा। आदित्य की बातें सुनकर वंश के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गए थे। आदित्य का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वंश किसी को कॉल करता है और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर वह अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल करता है और अंदर आ जाता है। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, किसका कॉल था? वंश कृतिका की तरफ देखकर नॉर्मल टोन में बोला, बॉस का। कृतिका ने देखा कि वंश अभी भी अपनी खून से रंगी शर्ट में था। तभी उनके वार्ड का डोर नॉक होता है। वंश बाहर जाता है। एक बॉडीगार्ड आदित्य के ऑर्डर पर वंश के लिए कपड़े लेकर आया था। वंश ने वो ले लिया और दरवाजा बंद करके कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसके बाल इस वक्त गीले थे, जिनमें वह काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वह अपने बालों को टॉवेल से पोंछने लगा। तभी उसकी निगाहें कृतिका पर जाती है, जो स्माइल करते हुए उसे ही निहार रही थी। वंश अपने बालों को सुखाने के बाद गीले टॉवेल को साइड में रखता है और कृतिका के पास जाता है। वह कृतिका के बगल में लेट जाता है और आहिस्ते से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसने अपने एक हाथ से बेड पर सपोर्ट ले रखा था, वहीं दूसरे हाथ से कृतिका के बालों को सहला रहा था। कृतिका वंश के सीने में अपना सिर रखे हुए थी। वंश कृतिका के सिर पर आहिस्ते से किस करते हुए बोला, वाइफी तुम नहीं जानती, तुम्हारे चेहरे की इस स्माइल को देखने के लिए मैं तरस गया था। जब दीक्षा को गोली लगी थी, उस वक्त मैंने बॉस को बहुत परेशान होते हुए देखा था। उस दिन से पहले मैंने बॉस को कभी भी इतना परेशान नहीं देखा था। आज तुम्हें हॉस्पिटल बेड पर देखकर समझ में आया कि जब आपका अपना, जिसे आप खुद से भी ज्यादा प्यार करते हो, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो तो कैसा फील होता है। कृतिका अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश की तरफ ही देख रही थी। वह वंश के शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए बोली, आपको पता है आपने मुझे कितना तड़पाया है। अब बारी मेरी है। वंश, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, चुन चुन कर बदला लूंगी आपसे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी वाइफी से अपनी फीलिंग्स छिपाने की। ये बोलते हुए कृतिका वंश को गुस्से से घूर रही थी और ऐसा करते हुए वह बेहद मासूम भी लग रही थी। वंश को उस पर बहुत सी H-129 अटैक। कृतिका अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश की तरफ ही देख रही थी। वह वंश के शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए बोली, आपको पता है आपने मुझे कितना तड़पाया है। अब बारी मेरी है। वंश, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, चुन चुन कर बदला लूंगी आपसे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी वाइफी से अपनी फीलिंग्स छिपाने की। ये बोलते हुए कृतिका वंश को गुस्से से घूर रही थी और ऐसा करते हुए वह बेहद मासूम भी लग रही थी। वंश को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वह एकटक अपनी वाइफी को देखने लगा। अब आगे वह स्माइल करते हुए कृतिका के गुलाबी गालों को पिंच करते हुए बोला, हम जैसा तुम चाहो वैसा करना, पर पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। इस तरह हॉस्पिटल बेड में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कृतिका वंश के हाथों को उसके गालों से हटाते हुए बोली, मत कीजिए, दर्द होता है। उसने ये किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, जिससे वंश स्माइल करते हुए उसके गालों को चूम लेता है। वह कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी डिनर कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आप भी डिनर कर लीजिए।
क्योंकि भूख तो आपको भी लगी होगी ना, क्योंकि पेट सिर्फ मेरे पास ही तो नहीं है ना। कृतिका की लास्ट लाइन सुनकर वंश को हंसी आ गई। उसने किसी को कॉल करके डिनर का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद उनके वार्ड में डिनर हाजिर हो गया। वंश ने कृतिका को गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। इस वक्त वह हॉस्पिटल गाउन में थी। वंश भी उसके बगल में बैठ गया। उसने दोनों के लिए खाना सर्व किया। खाना देखकर कृतिका का तो मुंह ही बन गया, क्योंकि उसकी प्लेट में हॉस्पिटल की सादी सी खिचड़ी थी, वहीं वंश की प्लेट में टेस्टी डिशेस। कृतिका ने बेचारा सा शक्ल बनाते हुए वंश की तरफ देखकर बोली, वंश मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? मुझे ये गंदी खिचड़ी नहीं खानी, मुझे आपकी प्लेट चाहिए। ये बोलते हुए वह अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश की तरफ देखने लगी। वंश को लगा नहीं था कि उसकी वाइफी किसी छोटी बच्ची की तरह ऐसे जिद करेगी। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी मैं तुम्हारी हर जिद पूरी कर सकता हूँ, पर ये नहीं। डॉक्टर ने तुम ऑयली और हैवी फूड खाने से मना किया है, इसलिए तुम खिचड़ी ही खाओगी। वंश की बातें सुनकर कृतिका का मुंह एकदम से लटक गया। उसे इस तरह देखकर वंश ने अपने बॉडीगार्ड से हॉस्पिटल की खिचड़ी मंगा ली। वंश खिचड़ी वाली प्लेट लेकर टेस्टी डिशेज वाली प्लेट को ले जाने के लिए बोला तो कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप इसे वापस क्यों भेज रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब जब मेरी वाइफी इन टेस्टी डिशेज को नहीं खा सकती तो मुझे भी तो उसका साथ देना चाहिए ना। ये बोलकर वह खिचड़ी की पहली बाइट लेता है। कृतिका तो उसे देखती ही रह जाती है। उसे लगा नहीं था कि वंश उससे इतना ज्यादा प्यार करता है। ये सब सोचते हुए कृतिका की आंखें नम सी हो जाती हैं, क्योंकि उसने वंश के चेहरे को इमेजिन कर लिया था जिस वक्त वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। वंश कृतिका की आंखों में आंसू देखकर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? डॉक्टर को बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने बसना में सिर हिला दिया और वंश की तरफ झुककर उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपने हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट देती है। वंश उसकी पीठ को प्यार से सहलाता है और उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद वंश को कुछ गीला गीला फील होता है तो वह सिर उठाकर देखता है। कृतिका उसके सीने से लगी हुई सिसक रही थी। उसने उसके कंधों को पकड़कर अपने सामने किया और उसके आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू वंश, आई लव यू सो मच। आपके बगैर मैं अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती। प्लीज आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उद्धरण चिन्ह। वंश उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, तुम चाहोगी तब भी नहीं। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझी तुम मिसेस सिन्हानिया? कृतिका वंश के सीने से अपना सिर बाहर निकालकर हाँ में सिर हिला देती है। वंश कृतिका को वो खिचड़ी खिलाने लगता है। वह अजीब अजीब शक्ल बनाकर खाने लगती है। वह कृतिका की शक्ल देखकर मन ही मन स्माइल करते हुए बोला, बॉस सही कहते हैं, दोनों बहनें एक जैसी ही हैं। थोड़ी देर बाद वंश उसे पूरी खिचड़ी खिला देता है, साथ ही खुद भी खा लेता है। कृतिका को मेडिसिन खिलाने के बाद वह उसे गोद में उठाकर बेड पर आराम से लेटा देता है। वंश जैसे ही बेड से उठने को होता है, कृतिका उसे रोकते हुए बोली, मुझे आपके साथ सोना है। वंश वहीं ठहर जाता है। वह बेड पर लेटकर आहिस्ते से कृतिका को अपनी बाहों में ले लेता है। वह उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसे प्यार से सहलाने लगता है। कृतिका वंश के सीने में अपना सिर रखे हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, वंश। वंश उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, हम। कृतिका कुछ नहीं बोली। वह वंश के कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंश भी उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। रात के 2 बजे वंश को अचानक से ये फील होता है कि उनके वार्ड में कोई आया है, इसलिए उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वह चारों तरफ देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वंश की निगाहें उसकी बाहों में सुकून से सोती कृतिका पर जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे। वंश ने उसके बालों को कान के पीछे कर दिया और उसके माथे को चूमते हुए उसे आहिस्ते से अलग होकर बेड से उठ गया। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वह वार्ड से बाहर आया। वहाँ भी उसे एक सन्नाटा नजर आया। आदित्य के बॉडीगार्ड्स वहाँ पहरा दे रहे थे। वंश को पता थी कि कोई तो था जो उनके हॉस्पिटल वार्ड में आया था। वह टहलते हुए वहाँ से थोड़ी दूर आ गया। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने वार्ड की तरफ से कृतिका की चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए उस तरफ गया। जैसे ही वह अंदर गया, कृतिका की हालत खराब हो गई थी।
वंश उसके पास आया। कृतिका एकदम से पैनिक हो गई थी। वह वंश की तरफ देखते हुए घबराई हुई टोन में बोली, वंश यहाँ कोई आया था, कोई मुझे मारना चाहता है वंश। कृतिका को इस तरह से पैनिक होता देख वंश ने उसे जोर से हग कर लिया। वह उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पर कृतिका अभी भी काफी डरी हुई थी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वह वंश की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। वंश उसके गालों को सहलाते हुए बोला, कहीं नहीं गया था वाइफी, पहले तुम शांत हो जाओ। हम। उद्धरण चिन्ह। वंश ने पानी का ग्लास लेकर कृतिका को पानी पिलाने लगा। जब कृतिका थोड़ी शांत हो गई तो वंश उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ था मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। कृतिका सहमी हुई आवाज में बोली, वंश यहाँ अचानक से कोई आया था। उसने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। इतना बोलते हुए वह फिर से रोने लगी। वंश को ये सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आया। वह कृतिका के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, वाइफी कौन था वो? कोट। कृतिका, वो पूरी तरह से कवर्ड था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर जो भी था बहुत डेंजरस था वो। वंश कृतिका की पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करवा देता है। फिर सारे बॉडीगार्ड्स और उनके हेड को उस रूम में बुलाता है। कृतिका वंश से एकदम चिपकी हुई थी। उसे अभी भी बहुत डर लग रहा था। उसकी हार्ट बीट अभी भी बहुत फास्ट चल रही थी। वंश अपनी सर्द निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सब कर क्या रहे थे? कोई मेरी एब्सेंस में इस वार्ड में घुस जाता है और मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश करता है, पर तुम लोगों में से किसी को भी उसकी खबर नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड्स का हेड वंश की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी सर, पर हम सब इस वार्ड को अच्छे से पहरा दे रहे थे। दरवाजे खिड़कियां चारों तरफ से हमारे गार्ड चौकन्ना होकर खड़े थे। हमें भी समझ नहीं आया कि कौन इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ घुसने की हिम्मत कर सकता है। वंश उसकी तरफ घूरते हुए बोला, आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सभी सर झुकाकर हाँ में सिर हिला देते हैं। वंश बॉडीगार्ड्स के हेड से कहकर पूरे हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए बोला। उसने यस सर कहा और वहां से निकल गया। सारे बॉडीगार्ड्स ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले ली। वंश समझ पा रहा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद किसी ने कृतिका पर अटैक करने की कोशिश की तो वो आम इंसान तो होगा नहीं। वंश को ये भी पता था कि ये जरूर उसके ही किसी दुश्मन का काम होगा, क्योंकि कृतिका तो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आती थी। उसका इन सबसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, तो जाहिर सी बात थी कि ये वंश से ही बदला लेने की किसी की साजिश थी। कृतिका अभी भी बहुत डरी हुई थी। उसने वंश की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। वंश उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी रिलैक्स, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम डरो मत, चलो सो जाओ। हम। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने वंश पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसकी तरफ देखते हुए ना में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सो गई और आप फिर से चले गए तो? वंश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा, इसलिए सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख वंश बोला, वाइफी क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने वंश पर यकीन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। वंश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम के अंदर उसे उतार कर बाहर खड़ा होकर बोला, जाओ। कृतिका अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आ गई। वंश ने उसे अपनी गोद में उठाकर वापस से बेड के पास ले आया और उसे सुला दिया। फिर खुद भी उसकी बगल में लेट गया। कृतिका सरकते हुए वंश के पास आ गई और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वंश ने भी उसे संभालते हुए अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी ही देर में कृतिका नींद के आगोश में चली गई। वही वंश की आंखों से नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसे हर हाल में उस इंसान को पकड़कर उसके किए की सजा देनी थी जिसने उसकी जान को जान से मारने की कोशिश की। वंश कृतिका के सोते हुए मासूम चेहरे को देखकर उसके सिर पर प्यार से किस कर लेता है और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। तभी वंश को उसके बॉडीगार्ड्स के हेड्स का फोन आया। उसने कॉल पिक किया तो सामने से जवाब आया, सर मैंने सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए। वो इंसान एक ही कैमरे में कैद हुआ है। चेहरा पूरी तरह से कवर्ड है, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वंश ऑर्डरिंग टोन में बोला, उस फुटेज को सेव कर लो। पता करो कि वो इंसान हॉस्पिटल से निकलने के बाद कहाँ गया।
मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए। सामने से जवाब आया, यस सर। वंश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वंश तो अभी के अभी उस इंसान को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा देना चाहता था, पर इस वक्त वह कृतिका को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी। जब 130 विहान का खूबसूरत सरप्राइज। वंश ऑर्डरिंग टोन में बोला, उस फुटेज को सेव कर लो। पता करो कि वो इंसान हॉस्पिटल से निकलने के बाद कहाँ गया। मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए। सामने से जवाब आया, यस सर। वंश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वंश तो अभी के अभी उस इंसान को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा देना चाहता था, पर इस वक्त वह कृतिका को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी। अब आगे। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वंश एक टक सीलिंग को देखने लगा। वह कुछ सोचने में लगा हुआ था। वह सोच रहा था कि आज कृतिका पर हुआ ये अटैक कुछ हफ्ते पहले हुई दीक्षा पर हुई दोनों अटैक से जुड़ा हुआ तो नहीं है। ये सब सोचते हुए वंश का चेहरा एकदम से सर्द हो गया था। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी टी शर्ट पर कृतिका की मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा और सिर को चूमकर खुद की बाहों में समेट लिया। थोड़ी देर बाद वह खुद भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह। दीक्षा आज सुबह सुबह ही उठ गई थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर कोई भारी चीज महसूस हुई। उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली तो देखा कि आदित्य उसे हग किए हुए सो रहा था। दीक्षा का ध्यान आदित्य के शांत चेहरे की तरफ चला गया, जो इस वक्त सोते हुए बेहद ही मासूम नजर आ रहा था। करवट लेने की वजह से आदित्य के बाल बिखरे हुए थे। दीक्षा ने आहिस्ते से आदित्य के बिखरे बालों को अपने हाथों से सेट कर दिया और वह उसके झील से शांत चेहरे को निहारने लगी। उसे निहारते निहारते दीक्षा के हाथ उसके चेहरे पर चले गए। वह एक एक करके उसके फेशियल फीचर को छूने लगी, फिर अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आदित्य के माथे को, फिर उसकी दोनों पलकों को, फिर उसकी लंबी तीखी नाक को, आहिस्ते से उसके दोनों गालों को चूम लेती है। फिर उसके होठों की तरफ झुककर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस कर जैसे ही वह पीछे हटने को होती है, आदित्य अपनी आंखें खोल देता है। दीक्षा की चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए उसके गाल गुलाबी से होने लगे थे। आदित्य दीक्षा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उसके गुलाबी होठों को एक नज़र निहारने के बाद अपने अंगूठे से उसे प्यार से सहलाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, नोट बैड वाइफी। अगर हर सुबह की शुरुआत ऐसी हो तो मैं रोज तुमसे देर उठना पसंद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा जो कि शर्म से गुलाबी हो चुकी थी, वह आदित्य से नजरें चुराते हुए बोली, हटिए आप। ये बोलते हुए वह जैसे ही आदित्य से मुंह फेरने लगती है, आदित्य उसकी नेक को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और आहिस्ते से अपने होठों दीक्षा के होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। दीक्षा भी उसे रिस्पॉन्स करने लगती है। 5 मिनट तक किस करने के बाद आदित्य उसे रिलीज कर देता है, पर उससे पहले वह दीक्षा के होठों पर बाइट कर लेता है। उसकी इस हरकत से दीक्षा की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। आहे, आप हमेशा मुझे बाइट क्यों कर देते हैं? मुझे दर्द होता है। दीक्षा ने यह अपने होठों को सहलाते हुए बड़ी मासूमियत में कहा। आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, तुम हो ही इतनी क्यूट की तुम्हें बाइट किए बिना मेरा मन नहीं भरता। दीक्षा घूर घूर कर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अपनी लिटिल एंग्री वाइफ को ऐसे घूरते देख बोला, वाइफी सुबह सुबह इतने प्यार से मत देखो, वरना तुम्हें पता है हम अभी भी बैग पर ही हैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, ओह गॉड, देखो तो सुबह सुबह ही कितनी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं ये इंसान। कुछ महीने पहले अगर किसी ने इन्हें देखा हो तो क्या वो यकीन करेगा कि यही मिस्टर आदित्य मल्होत्रा हैं? नेवर, कोई यकीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनका ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया है, मिस्टर डेविल से डायरेक्ट मिस्टर रोमांटिक। उद्धरण चिन्ह। ये सब बोलते हुए दीक्षा के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, जिसमें वह काफी क्यूट भी लग रही थी। आदित्य दीक्षा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मेरा नामकरण हो गया हो तो उठ जाओ वाइफी। इससे पहले कि आदित्य कुछ और कहता या करता, दीक्षा तुरंत बेड से उठ गई। आदित्य भी तब तक उठ गया था। इससे पहले कि दीक्षा बाथरूम की तरफ दौड़ लगाती, आदित्य ने पहले ही उसका हाथ थाम लिया। दीक्षा कंफ्यूज होकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। दीक्षा ने खुद को सपोर्ट देने के लिए आदित्य के गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आदि क्या कर रहे हैं आप? कोट। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहाने जा रहा हूँ वाइफी। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए ही बोली,
तो आप मुझे क्यों बाथरूम में ले जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ। अब तक आदित्य वॉशरूम का डोर खोलकर अंदर आ चुका था। दीक्षा उसकी तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, पर मुझे आपके साथ नहीं नहाना। कोट। आदित्य ने आहिस्ते से दीक्षा को शोवर के नीचे खड़ा किया। आदित्य जैसे ही शोवर ऑन करने को हुआ, दीक्षा उसे रोकते हुए बोली, आदि प्लीज, मुझे ठंड लग जाएगी। इतनी सुबह सुबह मुझे नहीं नहाना। कोट। पर आदित्य ने दीक्षा की बातों को इग्नोर करते हुए ल्यूक वार्म वाटर वाला शोवर ऑन कर दिया। पानी की बूंदें सिर पर पड़ते ही दीक्षा के कदम लड़खड़ाने लगे। आदित्य ने पहले ही दीक्षा की कमर को पकड़कर उसे थाम रखा था। दोनों शोवर के पानी में भीगने लगे। दीक्षा एकटक आदित्य के चेहरे को देख रही थी। वहीं आदित्य की निगाहें भी दीक्षा के भीगे चेहरे की तरफ थी। पानी में भीगने के कारण दीक्षा का नाइट सूट उसकी बॉडी से चिपक गया था, जिससे उसकी बॉडी का अट्रैक्टिव शेप आदित्य के सामने था। आदित्य दीक्षा के कानों की तरफ झुक गया और मदहोशी भरी आवाज में बोला, वाइफी, यू आर लुकिंग सो सेक्सी राइट नाउ। दीक्षा तो ये सुनकर जम सी गई। आदित्य ने एक नज़र दीक्षा को दीक्षा, फिर अपनी भीगी टी शर्ट उतार कर साइड में रख देता है, जिससे उसकी अट्रैक्टिव चेस्ट दीक्षा के सामने थी। वह जैसे ही दीक्षा की तरफ बढ़ा, दीक्षा अपने कांपते होठों के साथ बोली, आदि। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे शांत कराते हुए बोला, शशिश। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने शोवर बंद कर दिया। फिर दीक्षा के नाइट सूट की टॉप के बटन खोलना स्टार्ट कर दिए। दीक्षा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आदित्य ने उसकी टॉप के सारे बटन खोलकर उसे उतार दिए और साइड में रखकर दीक्षा की पानी से भीगी अट्रैक्टिव बॉडी को निहारने लगा। जब दीक्षा को आदित्य की कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने देखा तो आदित्य उसे ही निहारने में लगा हुआ था। दीक्षा ने फिर खुद को देखा। उसने अपने सीने को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए धीरे से बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये बोलते हुए दीक्षा बेहद क्यूट और मासूम लग रही थी। आदित्य को इस वक्त अपनी वाइफी पर बहुत प्यार आ रहा था। दीक्षा खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वहीं आदित्य उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके दोनों हाथों को उसके सीने से हटा देता है। दीक्षा एकदम से खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। आदित्य उसे अपनी बाहों में समेटे हुए बोला, वाइफी, तुम्हें पता है ना तुम कितनी क्यूट हो। ये बोलते हुए वह दीक्षा के कंधों को आहिस्ते से उसके होठों को चूम लेता है। फिर अपने और दीक्षा के कपड़े रिमूव कर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथटब में डाल देता है और खुद भी उसके साथ बाथटब के अंदर आ जाता है। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके सीने में अपना सिर रख देती है। फिर आदित्य उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगता है। आदित्य को देखकर दीक्षा को शरारत सूझती है। वह बाथ सोप के झाग अपने हाथों में भरकर आदित्य के सिर को कवर कर देती है। फिर उसे देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसकी हंसी इतनी मासूम और प्यारी थी कि आदित्य उसमें खो सा गया। दीक्षा ने थोड़े झाग और लिए और उसकी नाक में भी लगा दिए। आदित्य दीक्षा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपनी वाइफी की क्यूट हरकतों को देख रहा था, जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। आज दीक्षा को इस तरह खेलता देख आदित्य को अपने बच्चे के बारे में सोचने लगा। वह इमेजिन करने लगा कि उसका होने वाला बच्चा बिल्कुल दीक्षा की तरह ही क्यूट और मासूम होगा, बिल्कुल उसकी तरह शरारतें करेगा। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और स्माइल थी। आदित्य को इस तरह स्माइल करता देख दीक्षा बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे भी तो बताए। और ऐसे स्माइल करते हुए आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। ईशा का रूम। ईशा अपनी कंपनी जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। इस वक्त वह फॉर्मल्स में थी कि तभी ईशा को विहान का कॉल आ गया। ईशा ने कॉल पिक किया तो विहान हड़बड़ी में बोलने लगा, ईशा, इस एड्रेस पर जल्दी से आ जाओ प्लीज़, इट्स वेरी अर्जेंट। उसने इतना ही कहा था। ईशा उसे कुछ बोल पाती इससे पहले ही विहान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ईशा सोचने लगी कि इतनी हड़बड़ी में आने के लिए कह रहा है तो जरूर वो किसी मुसीबत में होगा। ये सोचकर ईशा का दिल घबराने लगा, इसलिए उसने विहान को दोबारा कॉल किया, पर उसने कॉल पिक नहीं किया। ईशा का दिल घबराने लगा। उसने मैसेज बॉक्स में विहान का चेक बॉक्स देखा और अपनी कार निकालकर उस एड्रेस के लिए निकल गई। वह फास्टली कार ड्राइव कर रही थी, क्योंकि उसे विहान की बहुत फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में ही ईशा एक खूबसूरत से होटल बिल्डिंग के सामने होती है, पर उसे विहान की इतनी फिक्र हो रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ है। वह अंदर गई और विहान के बताए एड्रेस पर चली गई।
थोड़ी दूर आगे जाने पर ईशा को घना अंधेरा दिखने लगा। अब तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। दरअसल यह उस होटल का प्राइवेट एरिया था। ईशा खुद को संभालते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, विहान, विहान तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। वो इतना सब बोल ही रही थी कि तभी उस हॉल का लाइट एकदम से जल उठा। उसके पीछे विहान खड़ा हुआ था। उस हॉल की डेकोरेशन देखने लायक थी। ओवरऑल पूरी डेकोरेशन रोमांटिक थीम पर बेस्ड थी। लाइटिंग भी काफी डीम हो रखी थी। येलो फेरी लाइट से पूरा हॉल रोशन हो रहा था। गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा माहौल खुशनुमा हो रखा था। ईशा तो सरप्राइज्ड होकर पूरी डेकोरेशन को देख रही थी। तभी विहान उसके करीब आया और उसे पीछे से हग करते हुए बोला, सरप्राइज। पहले तो ईशा के फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। फिर कुछ सोचते हुए वो विहान की तरफ पलट गई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, ये सरप्राइज देने का कोई तरीका है? पता है तुम्हें मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। इतनी स्पीड से मैंने कार ड्राइव की, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ईशा कुछ और कहती, विहान ईशा के होंठों पर अपनी उंगली रखकर चुप कराते हुए बोला, शशिश जान चुप हो जाओ, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होता। विहान के इस तरह से कहने पर ईशा एकदम फ्रीज हो गई। विहान उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए उसके होंठों को आहिस्ते से चूम लेता है। फिर ईशा के खूबसूरत चेहरे को निहारता है। विहान की प्यार भरी और इंटेंस आंखों को देखकर ईशा धीरे से बोली, विहान ये सब। उद्धरण चिन्ह। विहान उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, सब बताता हूँ पर पहले तुम ये ड्रेस पहन कर आओ। ये बोलते हुए वह ईशा को एक बॉक्स दे देता है। ईशा चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ईशा ने हाँ में सिर हिलाया और जाने लगी। थोड़ी देर बाद विहान को चेंजिंग रूम में से ईशा की आवाज़ आई। वह उस तरफ चला गया। अंदर जाकर देखा तो ईशा ड्रेस की चेन लगाने में स्ट्रगल कर रही थी। विहान उसके पास गया। इस वक्त ईशा की गोरी पीठ उसके सामने थी। विहान ने आहिस्ते से उसके ड्रेस की चेन लगा दी और ड्रेस की स्ट्रेप को ठीक करते हुए उसके कानों में बोला, बेहद खूबसूरत लग रही हो। फिर वह बाहर आ गया। ईशा आईने में खुद को निहारने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक गुलाबी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद ईशा पूरी तरह से रेडी होकर उसके पास आई। विहान उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से विहान ने उसे पीछे से हग कर लिया। विहान के करीब होने के एहसास में ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। विहान ईशा के बालों को एक तरफ करते हुए उसके कान के नीचे किस कर लेता है और ईशा के शोल्डर पर अपनी चिन टिका दिया। ईशा अपनी स्वीट वॉइस में विहान का नाम लेते हुए बोली, विहान। विहान ईशा से अलग होकर ईशा को अपने सामने करके उसके कंधे को आहिस्ते से पकड़ लेता है। ईशा विहान की आंखों में झांकते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। विहान उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला, सबसे ज्यादा खूबसूरत। तुम मेरे लिए हमेशा से ही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा रहोगी। ये बोलते हुए वह ईशा के माथे को चूम लेता है। फिर ईशा की आंखों में देखते हुए बोला, जान आज के दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। हम कॉलेज में मिले थे और पहली नज़र में तुम मेरी आंखों में बस गई। इसलिए आज की डेट मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल है। मुझे कभी नहीं लगा था कि कॉलेज में मैं अपने लव ऑफ लाइफ से मिलूंगी। मैं तब से लेकर आज तक तुमसे बेइंतहान प्यार करता आया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उद्धरण चिन्ह।